अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है प्रिवेंशन वाला। ठीक है, हमने जो था वो एपिडेमियोलॉजी का लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस किया था। आज जो है वो हमने जो है वो प्रिवेंशन वाला चैप्टर डिस्कस करना है। तो ये नवीद आलम का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें प्रिवेंशन एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो दिए हुए हैं, वो आप लोग ओपन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि प्रिवेंशन क्या होती है। ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, यानी डिजीज को होने से पहले ही उसको हिंडर करना, वो होती है हमारे पास प्रिवेंशन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हो गई प्रिवेंशन की। उसके बाद हमारे पास है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, वो भी हमने जो है वो समहाउ सबने पढ़े होंगे कि बेसिक तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, बट समटाइम हम एक और लेवल ऑफ प्रिवेंशन को इंक्लूड करते हैं, वो है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होती है। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसका मतलब होता है कि डिजीज को इनिशिएट होने से पहले ही जो है वो यानी उसके रिस्क फैक्टर्स को डेवलप होने से पहले ही जो है वो स्टॉप कर देना या फिर प्रिवेंट कर देना, उसको कहते हैं हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक हो गया। सबसे फर्स्ट फेज में हमारे पास जो है वो जो प्रिवेंशन हम करते हैं होती है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, यानी a strategy that is applied to reduce the development of risk factor before their appearance। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहेंगे। और जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है ना, हमेशा हम उसमें ज्यादा अटेंशन देते हैं क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। और प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हम लोगों को ज्यादा क्या देते हैं, हेल्थ अवेयरनेस देते हैं और हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है वो हम रीड कर लेते हैं कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज एक्चुअली प्रिवेंशन इन क्रोनिक डिजीजेस such as cancer, coronary heart disease, diabetes mellitus. In primordial prevention, efforts are directed toward discouraging children from adopting harmful lifestyle। यानी हमने उनको जनरल अवेयर कराया, हमने उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, और उसका बेसिक मकसद क्या था कि हम उन्हें बताएं कि वो हार्मफुल जो लाइफस्टाइल है उससे प्रिवेंट करें। ठीक है, रिस्क फैक्टर को जो है वो प्रिवेंट करें। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं मैथ एजुकेशन की। उसमें हम क्या करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे कि स्मोकिंग जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को लीड करता है, तो आप स्मोकिंग से प्रिवेंट करें। ठीक है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग करता ही नहीं, उसको, या जो स्मोकिंग करता है उसको आप जो है वो गाइड करें, उनको जर्नल एजुकेशन दें, डिफरेंट साइन बोर्ड्स लगाएं वॉल्स वगैरह पे या फिर पब्लिक प्लेसेस पे कि स्मोकिंग इज हैजर्डस फॉर हेल्थ, या ड्रग अब्यूज जो है उसके बारे में लोगों को गाइड करें, मैथ एजुकेशन दें लोगों को। तो वो सारा आ जाएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। ठीक है, जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है ना, उसको अगर हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के मुताबिक जो है वो देखें ना, तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना, सॉरी, जो जीरो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना, उसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है और सेकेंडरी प्रिवेंशन है और फिर टर्शियरी प्रिवेंशन है, वो हमारे पास फिर नेक्स्ट लेवल्स में आ जाती है ना। तो इसीलिए जो हमारे पास जीरो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है ना, वो हमारे पास होती है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अ, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो बेसिकली डिजीज को होने से बचाती है। ठीक है, जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है वो रिस्क फैक्टर होने से बचाती है ना, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो डिजीज होने से बचाती है। ठीक है, यानी वो ऐसे एक्शन लेती है कि डिजीज ना डेवलप हो। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो ऑनसेट ऑफ डिजीज को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए होती है, और वो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज जो कि डिजीज को लीड करती है उनको जो है वो रिमूव करती है। ठीक है, इसमें हमारे पास हम पॉजिटिव हेल्थ का जो है वो कंसेप्ट जो है शुरू करते हैं।
ओके। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को जो है वो अच्छा रखें, ठीक है, यानी अपनी गुड हेल्थ की तरफ जाएं। और लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो जो पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं उन से प्रिवेंट करें, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ऐसी जो है वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो गुजार सकें। अब जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ना, उसमें आगे से हमारे पास दो जो है वो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन होते हैं, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन को अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हम हेल्थ प्रमोशन करेंगे और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एपिडेमोलॉजी में हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी जो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है वो समहाउ हमें पता ही है, ठीक है। जो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है वो हमने उन पर फोकस करना है। तो जो हमारे पास हेल्थ प्रमोशन है हम वो करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास उसके बाद आ जाएगी हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ना, वो जब हमारे पास डिजीज हो चुका है तो हमने कोशिश करनी है कि हम डिजीज को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लें और उसको जो है वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि हम नहीं चाहते कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे, डिजीज को तो हम रोक नहीं सके बट डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को अब हमने रोकना है। ओके। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को तो कंट्रोल नहीं करती बट वो डिजीज की कॉम्प्लिकेशन को जो है वो प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। और ये हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन की निस्बत ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है और ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास एक्सपेंसिव है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंड जो थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। अब जो टर्शरी प्रिवेंशन है ना उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डिजीज हो गया, डिजीज काफी प्रोग्रेस भी हो गया, वो स्वेयर भी हो गया और उसने जो है पर्सन को जो है वो सफरिंग की तरफ लीड किया। अब हमने कोशिश ये करनी है कि उस पर्सन की जो सफरिंग है उसको मिनिमाइज करें, उसकी इम्पेयरमेंट कोई डिसेबिलिटी है उसको जितना मिनिमाइज किया जा सकता है या जितना रिड्यूस किया जा सकता है उसको उतना जो है वो हम रिड्यूस करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन में। इसमें दो चीजें होती हैं, एक क्या होती है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरी रिहैबिलिटेशन, ठीक है। यानी पर्सन को जो डिसेबिलिटी हो रही है उसको स्टॉप कर दिया जाए और पर्सन को जो है वो नॉर्मली फंक्शनिंग लाइफ या एटलीस्ट फंक्शनल लाइफ की तरफ जो है वो हम लेके जाएं। ये आ जाता है हमारे पास रिहैबिलिटेशन में। ओके। यहाँ तक जो थे वो हमारे पास क्या थे, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन थे, ठीक है। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिफाइन करने का बेसिक मकसद ये होता है कि या प्रिवेंशन को करने का बेसिकली एम ये होता है कि हम चाहते हैं पर्सन की लाइफ जो है वो प्रमोट हो सके, हेल्थ उसकी मेंटेन रह सके, डिसेबिलिटी से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। जो हमारे पास हमेशा चार मेजर एम होते हैं कि हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्थ को मेंटेन करना, डिजीज को प्रिवेंट करना, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना, ठीक है, हेल्थ प्रमोट वगैरह जो चार एम होते हैं ना वही हमारे पास प्रिवेंशन के एम है, ठीक है। यहाँ तक थे हमारे पास लेवल्स। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है ना उनमें क्या क्या आता है। अब मोड्स ऑफ इंटरवेंशन यहाँ जो लिखे हुए हैं ना, आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो मैं आप लोगों को ऐड करवाऊंगी ना वो आप लोगों ने साथ साथ ऐड करते जाना है, ठीक है। अब हमारे पास जो हेल्थ प्रमोशन है ना उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, लोगों में जर्नली हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक होती है हमारे पास मैथ स्ट्रेटेजी और दूसरा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। जो मैथ स्ट्रेटेजी होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को जो है वो जो है वो टारगेट करते हैं और सभी में जो है वो जर्नल अवेयरनेस जो है वो हम करते जाते हैं, ठीक है। यानी उसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक लोगों का टारगेट नहीं है, बस हमने पूरी पॉपुलेशन को लिया और उनको अवेयर करना शुरू कर दिया। ये होती है हमारे पास मैथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। और जो हमारे पास रिस्क स्ट्रेटेजी होती है ना वो नाम से बात है, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, वो लोग जो ज्यादा रिस्क में हैं हम उनको टारगेट करते हैं और उनको जो है वो उनमें हेल्थ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ प्रमोशन में हमारे पास क्या है, दो स्ट्रेटेजीज हैं, एक मैथ स्ट्रेटेजी और दूसरी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। मैथ स्ट्रेटेजी पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करती है और हाई रिस्क स्ट्रेटेजी क्या करती है,
सिर्फ वो लोग जो रिस्क फैक्टर जिनमें हैं या जो हाई रिस्क पे हैं उनको टारगेट करती है, ठीक है। अब हेल्थ प्रमोशन में यहाँ पे उन्होंने बताया कि हेल्थ प्रमोशन में हम करते क्या क्या है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, लोगों को जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि उनकी हेल्थ जो है उसको वो कंट्रोल कर सकें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अब हेल्थ को कंट्रोल करने और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स के बारे में आप उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि कैसे एड्स से जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, जो है वो सेफ जो है वो प्रैक्टिसेस क्या हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कैसे करवाई जाए, जो है वो हेल्थ केयर सेटिंग में या जनरल यंग पॉपुलेशन को जो है वो कैसे जो है वो बचाया जा सकता है एड्स से, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास हेल्थ एजुकेशन में। फिर इसके अलावा हम जो है वो इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, अगर हमें जो है वो लगता है कि कहीं पे जो है वाटर सैनिटेशन ठीक नहीं है तो वहाँ पे सेफ वाटर जो है वो आप प्रोवाइड करो, ठीक है। हम कहीं पे देखते हैं अगर कि वहाँ पे लैट्रिन्स वगैरह या फिर हम जो कहते हैं वॉशरूम सिस्टम जो है वो सही नहीं है, तो हम वहाँ पे जो है वो लैट्रिन्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में क्या आएगा कि जो हमारे पास हाई रिस्क वाले लोग हैं, लाइक प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं, या बच्चे जो कि बलोचिस्तान या थर या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लाई अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करें, जो है वो सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करें। तो ये न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हो जाएगी हेल्थ प्रमोशन की। इसके अलावा जो है वो हमारे पास पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन हम उनका करवाएं। लाइक हमें पता है ना, जो है वो यहाँ पे तो खैर ये इतना कॉमन नहीं है, बट जो है वो बाहर की कंट्रीज में कॉमन होता है कि आपका जो है वो रेगुलर जो है वो चेकअप की डेट्स सेट होती हैं, या फिर जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी जो है वो स्कूल में ही उनका जो है वो रेगुलरली मेडिकल चेकअप होता है, वो चाहे 1 माह बाद हो या 1 साल बाद हो, ठीक है। तो रेगुलर मेडिकल या पीरियोडिक मेडिकल चेकअप आप करवा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को सेक्स एजुकेशन और मैरिज काउंसलिंग जो है वो उनकी कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग में क्या आता है, कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं जिसमें ना जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो रन करते हैं, लाइक थैलेसीमिया, ठीक है, जो कजन मैरिज की वजह से होता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे डिजीज हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ प्रमोट हो। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल उनमें जो है वो इनकरेज कर सकते हैं हेल्थ प्रमोशन के जरिए। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे इनकरेज कर सकते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ले जाके, स्मोकिंग को डिस्करेज करके, डाइटरी प्लानिंग वगैरह करके। इसके अलावा फर्दर हम क्या कर सकते हैं, वो पॉइंट्स आप ऐड कर लो जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है। उसमें हमारे पास है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोगों की करवा सकते हैं, यानी अटेंशन टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम लोगों को अच्छी एक्टिविटीज की, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ लेके जाएं, उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा अटेंशन टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा जो है वो ऐड कर लो पॉइंट एडिकेट हाउसिंग एंड एडिकेट रिक्रिएशन, ठीक है। यानी हम उनके हाउसिंग कंडीशंस को अच्छा करें, उनको हैजर्ड से जो है वो प्रिवेंट करें, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये ऐड कर सकते हो आप लोग पॉइंट एडिकेट या एग्रीएबल वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी उनके ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो कि हैजर्डस होते हैं। तो आप उसके लिए जो है वो लोगों को एडिकेट हाउसिंग या इस तरह की जो है वो एडिकेट वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो पीरियोडिक जो है वो हेल्थ एग्जामिनेशन हो गया ना, एक आप सिलेक्टिव हेल्थ एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। सिलेक्टिव हेल्थ एग्जामिनेशन किनका कर सकते हो, जो ज्यादा जो है वो रिस्क पे पॉपुलेशन है, जैसे कि छोटे बच्चे, ठीक है, या ओल्डर अडल्ट। तो आप उनकी जो है वो सिलेक्टिव हेल्थ एग्जामिनेशन कर सकते हो। ये हो गई हमारे पास सारी हेल्थ प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब बात है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की स्ट्रेटेजीज। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यहाँ तक क्लियर, आई होप आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे चैट में जो है वो सेंड करो, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ।
तो यहाँ तक बेसिकली हमने क्या देखा, हमने पहले लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को देखा, फिर हमने देखा उन लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को अचीव करने के लिए हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हमारे पास तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास क्या था, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हमने हेल्थ प्रमोशन का पूरा जो है वो पार्ट देख लिया। अब हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम स्पेसिफिकली डिजीज को डेवलप होने से पहले, यानी डिजीज के कोज को होने से पहले ही जो है वो उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम लोगों को इम्यूनाइज कर सकते हैं अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि हम छोटे बच्चों को 9 कम्युनिकेबल डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो ईपीआई स्केड्यूल के जरिए क्या करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं। तो वो आता है हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। इसके अलावा हमें पता है जो से डिजीजेस जहाँ पे ज्यादा कॉमन है वहां पे हम उनको प्रिवेंट करें कैसे, लाइक स्कर्वी अगर होता है तो उसके लिए आप विटामिन सी जो है वो दे सकते हो पहले ही, कि वो हो ही ना। ठीक है, रिकेट्स के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी दिया जाता है, बेरी बेरी के लिए विटामिन डी जो है वो आपके पास 1 दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारे पास स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के जरिए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। इसके अलावा हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर से, हम कीमो प्रोफिलैक्सिस कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट्स ऐड कर लो जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। इसके अलावा है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन हम अच्छी करवाएं लोगों की, जो कि हमें लगता है कि उनकी हाइजीन अच्छी नहीं है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कराएं। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कैसे, हमें लगता है अगर कहीं कुछ इलाकों में जो है वो वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज नहीं किया जाता, तो वहां पे हम वेस्ट डिस्पोजल या जो लैंडफिल्स वगैरह हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, उनको हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, इसके अलावा एक्सीडेंट से के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो कि हमारे पास, हमें पता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं या ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई केमिकल एक्सपोजर है, जहाँ पे आप फायर में जो है वो कुछ काम करते हो, तो वहां पे आपने क्या करना है, प्रोटेक्शन करनी है फ्रॉम एक्सीडेंट्स। वहां पे आपके पास जो है वो सेफ्टी जो है वो टूल्स होने चाहिए। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, आपके पास सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ये सारी आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स में आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो अवॉइडेंस फ्रॉम इलर्जेंस भी जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अवॉइडेंस फ्रॉम इलर्जेंस क्या है, हमें पता है कि कुछ फूड्स कुछ पैकेट फूड अगर आप लोगों ने कोई अच्छे जो है वो कंपनी के पैकेट फूड खाए हो ना, तो उस पे आपके पास न्यूट्रिएंट लेबल के साथ एक और लेबल भी लिखा होता है जिस पे लिखा होता है कि एलर्जेंस। ठीक है, उसमें बताया था कि इसमें ये चीजें हैं जिससे किसी को एलर्जी हो सकती है, जैसे कि कुछ में वीट या ग्लूटेन का एलर्जन लिखा होता है, नट्स का लिखा होता है, पीनट का लिखा होता है। ठीक है, तो वैसे तो पाकिस्तान में इतनी जो है वो एलर्जी कॉमन नहीं है, बट जो है वो हमारे पास पीनट एलर्जीज जो है वो ज्यादा कॉमन है हमारे पास वेस्ट में। जो है यहाँ पे ज्यादातर लोगों को शायद लैक्टुलोज से जो है वो एलर्जी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अवॉइडेंस फ्रॉम एलर्जन कर सकते हैं कि लोगों को जो है वो पहले ही हम अवेयर करें रिगार्डिंग एलर्जन। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सर्टेन पोलन, हॉट हॉट कोल्ड डस्ट, इस तरह की चीजों से भी जो है वो हम प्रोटेक्ट करके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे यहाँ तक हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या था, हमारे पास था कीमो प्रोफाइलेक्सिस का टर्म। ठीक है, तो जो कीमो प्रोफाइलेक्सिस है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि किसी केमिकल की एडमिनिस्ट्रेशन किसी पर्सन को, ताकि हम जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकें। यानी हमें अगर लगता है कि कोई पर्सन किसी बैक्टीरिया वगैरह से जो है वो एक्सपोज हुआ है, बट ये पर्सन को जो है वो डिजीज डेवलप नहीं हुआ, तो हम उसको अर्ली स्टेज पे जो है वो मेडिसिन से क्या करते हैं, कीमो प्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड कर देते हैं कि अभी अगर डिजीज अर्ली स्टेज पे है या अभी डेवलप ही नहीं हुआ या अभी उसके साइन सिम्टम नहीं आए, तो हम पहले ही जो है वो उसको एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, तो ये कीमो प्रोफाइलेक्सिस में आ जाता है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस के आगे से दो टाइप्स होते हैं, एक कोजल प्रोफाइलेक्सिस होता है और दूसरा क्लिनिकल प्रोफाइलेक्सिस होता है। कोजल प्रोफाइलेक्सिस का क्या मतलब होता है कि आप
कंप्लीट प्रिवेंशन करो इन्फेक्शन की, अर्ली स्टेज पे ही उसको जो है वो एलिमिनेट कर दो कोजल एजेंट को, ठीक है। और क्लिनिकल प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि क्लिनिकल सिम्टम्स को प्रिवेंट करो। कोजल का मतलब है कोज को ही आप एलिमिनेट कर दो, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस है तो आप उसी को एलिमिनेट कर दो। और क्लिनिकल जो है वो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है हम चाहते हैं कि उस जो भी डिजीज या उस बैक्टीरिया वायरस की कोई साइन सिम्टम्स डेवलप ना हो, तो उसके लिए हम जो है वो प्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास टाइप्स हो जाती हैं कीमो प्रोफाइलेक्सिस की। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं कि कीमो प्रोफाइलेक्सिस किस किस तरह की हो सकती है, जैसे कि हम क्लोरोक्विनो क्विनीन जो है वो मलेरिया में देते हैं, पेनिसिलिन रूमेटिक हार्ट डिजीज में, एरिथ्रोमाइसिन हम देते हैं डिप्थेरिया के लिए, रिफेम्पसिन हम देते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए, टीबी की अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर आइसोनायासिड जो है वो देते हैं ऐसे पर्सन को जो कि एक्सपोज हों। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन हम जो है वो कोलरा पेशेंट, लाइक अगर किसी फैमिली में किसी पेशेंट को कोलरा है और हमें लगता है कि उसके बाकी फैमिली मेंबर भी कोलरा से एक्सपोज हैं, तो उन सारे फैमिली मेंबर्स को हम टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं ताकि उनको भी कोलरा डेवलप ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा है, हमने हेल्थ प्रमोशन पूरा देखा है, फिर हमने देखा पूरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, फिर हमने देखा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स देखे हमने। उसके बाद हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट को मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मुश्किल चीज है इसमें। इसमें बेसिकली बस ये बताया हुआ है कि हम कोशिश करें कि हेल्थ डिजीज हेल्थ कंडीशन या फिर जो डिजीज है उसको अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट कर लें, ठीक है। ताकि जो है वो हमारे पास उसके जो है वो पुअर आउटकम जो है वो ना डेवलप हो, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे उन्होंने फर्दर लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव या एम ये होता है कि हम अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो दूसरों को स्प्रेड ना हो, ठीक है। अगर वो डिजीज कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, ठीक है। डिस जो डिजीज है वो अरेस्ट कर लिया जाए, यानी डिजीज को उसी स्टेज पे रोक दिया जाए, और जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिट कर दिया जाए, यानी डिसेबिलिटी फर्दर डेवलप ना हो, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो जैसे स्पूटम कल्चर कराते हैं, या फिर जो है वो हम रेडियोग्राफी चेस्ट एक्सरे वगैरह कराते हैं, हम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन करते हैं स्कूल में, ठीक है। तो वो सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस में, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस जब हमने कर लिया तो हम साथ ही जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे ताकि जो भी डिजीज है फर्दर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये हमारे पास था सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसकी मोड ऑफ इंटरवेंशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मोड ऑफ इंटरवेंशन है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन, वो हमारे पास है टर्शियरी प्रिवेंशन में। डिसेबिलिटी लिमिटेशन क्या होती है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब होता है कि अ, डिसेबिलिटी लिमिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमने जो डिजीज की वजह से कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, डिसेबल हो जाते हैं, उसको हमने प्रिवेंट करना है, ठीक है। हमारे पास जो इम्पेयरमेंट है और हैंडीकैप है और जो डिसेबिलिटी है उसकी बेसिकली उन्होंने हमें बताया हुआ कि वो क्या होता है, ठीक है। डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाना, या फिर अनएबल, UN वाला अनएबल, ठीक है, अनएबल होना कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में, ठीक है। यानी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप डिसेबल हो, ठीक है। इम्पेयरमेंट का मतलब है कि आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई लॉस हुआ है या कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई तो वो इम्पेयरमेंट में आ जाता है, ठीक है। और हैंडीकैप का क्या मतलब है, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट होने की वजह से आपको जो सोशल डिसएडवांटेज मिलता है ना वो होता है हैंडीकैप, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इसका सीक्वेंस लिखा हुआ है कि पहले आपको होता है डिजीज, डिजीज की वजह से आपकी कोई इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है, यानी कोई नॉर्मल फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है।
उसके बाद क्या हो जाता है, आप डिसेबल हो जाते हो, और डिसेबल होने की वजह से आपको कोई डिसएडवांटेज मिलता है, उसकी वजह से आप हैंडीकैप हो जाते हो। ठीक है, यानी आप डिसेबल थे, डिसेबल होने की वजह से आपको जॉब नहीं मिली, तो जो आपको जॉब ना मिलने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से आप हैंडीकैप हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास डिसेबिलिटी लिमिटेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम पेशेंट को रिहैब करें, दोबारा जो है वो वर्किंग या फंक्शनल स्टेट की तरफ लेके जाएं। ठीक है, यानी हम किसी पर्सन को इतना रिकवर कर दें कि उसकी जो नॉर्मल फंक्शनल एबिलिटी है वो जो है वो एटलीस्ट जो है वो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, यानी किसी भी पर्सन को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी तक लेके जाना, उसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, वो हमारे पास मेडिकल रिहैबिलिटेशन हो सकती है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब मेडिकल रिहैबिलिटेशन में क्या होगा, मेडिकल रिहैबिलिटेशन में कोई भी मेडिकल इशू जो है वो हम उसको रिहैब करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल इशू जैसे कि आपके पास कोई टीबी है, वो नी जॉइंट को जो है वो स्प्रेड हो रहा है, तो हमने क्या करना है, उस नी जॉइंट को बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि पर्सन की नॉर्मल वॉकिंग एबिलिटी जो है वो हमारे पास मेंटेन रहे। ठीक है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन यानी हमने उसकी लाइवलीहुड को अर्न, यानी कोई अर्निंग वगैरह उसकी, कोई ऐसा तरीका जिससे वो अर्न करता है, उसको रिहैब करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लाइक अगर किसी पर्सन को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जो है वो परमानेंट कोई लॉस हो गया उस पर्सन का, किसी लिम्ब का, हाथ पाँव टांग, मतलब किसी भी चीज का अगर उसका लॉस होता है, तो उसके बाद वो पर्सन जो अपनी पुरानी नॉर्मल जॉब है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन का मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनमें कोई डिसेबिलिटी आ गई है, उनको किसी दूसरी जो है वो फील्ड में हम फंक्शनल करवाएं। ठीक है, तो ये वोकेशनल रिहैबिलिटेशन होगी। सोशल रिहैबिलिटेशन का मतलब है उनके सोशल रिलेशनशिप को रिहैब करवाना। और साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि उनकी वही पुरानी फंक्शनल डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना। ठीक है, तो ये सारे हमारे पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन है। बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है फंक्शनल एबिलिटी वापस लेके आना। वो आप फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, वो वोकेशनल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना होता है कि पर्सन को, किसी भी पर्सन को आप रिहैब करवा रहे हो, तो आप देखो उसको वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करो, उसको साइकोथेरेपी दो, उसको स्पीच थेरेपी दो। ठीक है, उसको फिजियोथेरेपी दो, यानी आप सारे एरियाज को डील करने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बेसिकली प्रिवेंशन वाला टॉपिक है ना, या प्रिवेंशन वाला चैप्टर है, उसमें बेसिकली यही है। ठीक है, उसमें उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, और हमारे पास मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है हर लेवल में। तो हमारे पास जो प्रिवेंशन वाला यूनिट है ना, उसमें यही है। अब यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।